हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन के एक नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास लैम्प। ओके, इसके पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के कुछ टॉपिक्स पे बात किया था, उसके लॉज समझे थे। और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे ग्लास स्लैब में किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है, इस चीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरे पास ये क्या है, आपका ग्लास स्लैब। ठीक है, ये क्या है आपका ग्लास स्लैब। अच्छा, ग्लास स्लैब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि ये ग्लास स्लैब किस तरह का है, मतलब कि ये कौन सा व्यू दिख रहा है हम लोगों को ग्लास स्लैब का। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको इस तरह से करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये आपका क्यूबॉइड, ये क्या आपका क्यूबॉइड, ये आपका क्यूबॉइड है। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, देखो ग्लास स्लैब भी इसी तरह का दिखता है। ग्लास स्लैब जो होगा ये भी क्यूबॉइडल शेप का होगा, उसका कुछ ना कुछ हाइट होगा। इसी हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, थिकनेस बोलते हैं ग्लास स्लैब का। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो व्यू यहाँ पर दिख रहा है, ये कौन सा व्यू है इस ग्लास स्लैब का। सामने में जो ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है आपका, ये वाला व्यू हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है। इस वाले रेक्टेंगल एक्चुअली में ये जो पूरा व्यू आपको दिख रहा है, ये यहाँ पर इस तरह के ग्लास स्लैब के लिए, जिसमें कि रे ऑफ लाइट जो यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस वाले सरफेस पे पड़ेगा, फिर यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और फिर इस वाले सरफेस से इस तरह से बाहर निकलेगा। अब इतने सारे फिगर्स में ये कंफ्यूजन नहीं हो जाए हम लोगों को, इसी कारण से हम लोग इसको सिंपल डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझाते हैं। लेकिन ये जो चीज हो रहा है यहाँ पे, जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, वो इस तरह के ग्लास स्लैब में हो रहा है। ये चीज आपको पहले ध्यान में रखना है। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट से बात करते हैं कि ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो किस तरह से होता है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर ए बी जो है एक इंसिडेंट रे है, जो कि आकर पी पॉइंट पर आकर इंसिडेंट करता है। उसके बाद पी से क्यू तक आता है, क्योंकि ये आपका एयर वाला मीडियम है, और ये आपका कौन सा मीडियम है, ग्लास वाला मीडियम। अब एयर क्योंकि रेयरर मीडियम होता है, और ग्लास क्योंकि आपका डेंसर मीडियम होता है, इस कारण से यहाँ पे हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। अब ये जो रिफ्रैक्शन किस तरह से देखने को मिलेगा वो आप समझ, हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है कि एयर से जब भी रेयरर मीडियम से जब भी डेंसर मीडियम में लाइट रे एंटर करता है, तो वो किधर मुड़ जाता है, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है। देखो ये जो पी पॉइंट है, इस पर नॉर्मल क्या है, N1 और N2 है, और ये वाला कौन सा रे आपका, रिफ्रैक्टेड रे। देखो जब इंसिडेंट रे यहाँ तक पे आया, इस पॉइंट पे पहुंचा, तो इसका एक्चुअल पाथ तो ये वाला था, लेकिन ये अपने पाथ से थोड़ा बैंड कर गया, और यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये आने लगा, और इस डायरेक्शन में आने के बाद फिर वो इस पॉइंट पे इंसिडेंट किया। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये आपका ग्लास वाला मीडियम है, और ये आपका फिर से एयर वाला मीडियम। मतलब कि अब यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है, ये डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा है। इसका मतलब जब भी लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाता है, तो वो किधर मुड़ जाता है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होता है। आप देखिए यहाँ पे कि इसका एक्चुअल पाथ तो ये वाला था, देखो यहाँ पे एक्चुअल पाथ तो ये वाला था, इस रे का एक्चुअल पाथ ये वाला था, लेकिन ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, और ये आपका नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल से और थोड़ा दूर चला गया। इस तरह से यहाँ पर एक रे यहाँ से निकला है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमरजेंट रे। ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, ये वाला रे हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे, और ये क्या हो गया आपका एमरजेंट रे। चलिए फटाफट यहाँ पे सारे टर्म्स को लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले आप देखिए इंसिडेंट रे कौन कौन सा है, ए बी। ए बी क्या हो गया यहाँ पे, ए बी हो गया आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, पी क्यू। पी क्यू कौन सा रे हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। पी क्यू हो जाएगा रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे। और उसके बाद क्यू, यहाँ पर सी डी जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा रे हो गया, एमरजेंट रे। ये कौन सा रे है, एमरजेंट रे। मतलब कि वैसा रे जो कि ग्लास से बाहर निकल रहा होता है, बाहर निकलने वाला जो रे है उसको एमरजेंट रे हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए ध्यान से कि ये वाला जो एंगल आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये एंगल देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, दोनों के बीच का एंगल ये क्या हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम लोग आई से डिनोट करें, आई। अब क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये आपका नॉर्मल है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये R1, इसको हम लोग R1 बोले। और ये वाला जो रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे ही है, जो कि इस पॉइंट पर इस नॉर्मल के साथ में जो एंगल बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, R2।
ठीक है। अब देखो ये जो लास्ट में ये जो एमरजेंट रे नॉर्मल के साथ में जो एंगल बनाता है, इसको इरेज कर दे रहे हैं। ये जो एमरजेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल यहाँ पे बना रहा है, इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और ये आपका होता है एंगल ऑफ एमरजेंस। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहला क्या हो गया, आप यहाँ पे एंगल कौन सा लिखेंगे, बी पी एन वन एंगल। यहाँ पे हो जाएगा आपका एंगल बी पी एन वन, और इसको हम लोग आई से भी डिनोट करते हैं। ये कौन सा एंगल हो जाएगा आपका, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाला रे, ये कौन सा रे है आपका, ये कौन सा एंगल है, एन वन पी और क्यू, एंगल एन वन पी क्यू, ये आपका आर वन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। अच्छा ये किस पॉइंट पे हो रहा है रिफ्रैक्शन, पी पॉइंट पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए एट पी, एट पी। ओके, ये वाला जो एंगल इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एम एम वन क्यू पी, ये होगा आपका एम वन क्यू और पी, ये है आपका आर टू। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन एट कौन सा पॉइंट है, क्यू। चलिए ठीक है, इस एंगल को क्या नाम देंगे हम लोग, एंगल एम वन क्यू डी, एम वन क्यू डी। इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, और इसका नाम देंगे हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ एमरजेंस, एमरजेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारे टर्म्स है जो कि आपको याद रखें, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एन वन और एन वन एन टू क्या हो जाएगा, एन वन एन टू है आपका नॉर्मल, नॉर्मल एट ये कौन सा पॉइंट है, पी, तो पी पर नॉर्मल, ठीक है। और एम वन एम टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, नॉर्मल एट क्यू। चलिए ठीक है, ये सारे टर्म्स थे, आपको याद रखना है। इसको आगे देखते हैं। अब देखो ये वाला जो एंगल आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यहाँ पे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का देखो एक्चुअल पाथ ये वाला था, और ये एमरजेंट रे, ये दोनों रे जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पर इस पॉइंट पर ए बी जो होगा, ए बी रे जो होगा, ये किसके पैरेलल होगा, आपका सी डी रे के पैरेलल। मतलब इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे ये दोनों क्या होता है, पैरेलल होता है हमेशा। इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे ये क्या होता है, पैरेलल होता है। इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, और ये जो लाइन आपको दिख रहा है रिफ्रैक्टेड है, ये इन दोनों को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, इन दोनों को क्या कर रहा है, ट्रांसवर्स कर रहा है। तो अगर ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो यहाँ पे R1 और R2 क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कौन से रूल से हो जाएगा इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रूल से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल R1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R2। सबसे पहली बात तो ये। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो एंगल I दिख रहा है आपको, और ये जो एंगल E दिख रहा है, ये भी क्या होगा आपका, इक्वल। देखो यहाँ ये जो लाइन दिख रहा है आपका, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है। तो उस पर यहाँ ये वाला लाइन और ये वाला नॉर्मल जो है, ये दोनों नॉर्मल भी पैरेलल है। तो नॉर्मल से ये वाला जो लाइन होगा, देखिए ये जो लाइन, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, और ये जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है ये ध्यान से देखिएगा। देखो अगर इसको हम लोग यहाँ पर बढ़ाते हैं, आप ऐसे समझिए, यहाँ पे मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ। देखो अगर मान लो दो लाइन, और इसको कोई दो लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ देखना ध्यान से थोड़ा, ये दो लाइन है, इसको दो इस तरह से पैरेलल लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ भी देखो दो पैरेलल लाइन है, एक ये पैरेलल लाइन, एक ये पैरेलल लाइन, इसको दो अलग अलग पैरेलल लाइन क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे कि एक ये हो गया और एक ये हो गया, है ना, N1 N2 M1 M2, ओके। तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। कैसे, कैसे बराबर होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल इसके बराबर हो सकता है, उसी तरह ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा, इस तरह ये एंगल क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो ये एंगल भी क्या होगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। ये सारे मैथमेटिकल टर्म्स है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। और आप यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला कि एंगल आई जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ई के बराबर होगा। मतलब कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ एमरजेंस के क्या होगा, बराबर होगा। इतना बात याद रखना है। चलिए अगर ये सारा चीज आपको समझ में आ गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग यहाँ पर इसके थिकनेस का बात करते हैं। देखो ये जो ग्लास स्लैब है उसका थिकनेस क्या है, टी, ठीक है ना, इसका थिकनेस क्या है, टी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो इंसिडेंट रे गया वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है।
आपका एमरजेंसी रे भी जो है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, फिर भी दोनों के बीच में कुछ गैपिंग्स क्रिएट हो गए। ये जो गैपिंग यहाँ से यहाँ तक क्रिएट हुआ है, ये वाला गैपिंग, ये जो गैपिंग दिख रहा है आपको, इस गैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो गैपिंग दिख रहा है इस गैपिंग को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ये क्या होता है, डी होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ग्लास स्लैब में जब भी रे पास करता है तो इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। द शिफ्टिंग ऑफ लाइट रे आफ्टर आफ्टर emerging from the glass slab is called lateral displacement। आप इसको लिख सकते हैं, सुनकर लिख लीजिएगा। अब हम लोग बात करें कि ये जो lateral displacement है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर जो lateral displacement जो है वो 3 फैक्टर्स जो होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं lateral displacement। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहला फैक्टर क्या है कि इसका थिकनेस। अगर मान लो कि इसका थिकनेस ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये ज्यादा दूर तक रिफ्रैक्ट करेगा, है ना, और जैसे ही ये ज्यादा दूर तक करेगा तो इसके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मान लो कि यहीं पे रिफ्रैक्शन हो जाता है, ग्लास स्लैब मान लो इतना ही बड़ा रहा तो यहीं से रिफ्रैक्शन हो जाता, तो यहाँ से यहाँ बीच का डिस्टेंस जो है वो इससे तो कम ही रहता है ना, इससे तो कम ही रहता है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ग्लास स्लैब का थिकनेस बढ़ेगा वैसे वैसे लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो देखिए यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे थिकनेस ऑफ ग्लास, थिकनेस ऑफ ग्लास। अब ये जो ग्लास स्लैब का थिकनेस है अगर ये इंक्रीज करता है तो आपको जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी जो है ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज का साइन है, ठीक है, अप एरो जो है ये इंक्रीज का साइन है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा फैक्टर जो है वो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका, इस ग्लास स्लैब का। अगर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा इसका मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट जो होगा ये और ज्यादा होगा। जितना ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट होगा उतना ही ज्यादा इसके बीच का डिस्टेंस क्रिएट होगा, है ना। मतलब ये डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अगर ये इंक्रीज करेगा तो आपका डी भी क्या होगा, ये भी इंक्रीज करेगा। यहां तक समझ में आ गया। थर्ड है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। देखो ये जो एंगल अभी बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये इतना बन रहा है, अगर थोड़ा और ये टेढ़ा यहाँ पे आता, एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा हो तो उस कंडीशन में ये वाला रे और दूर चला जाता है ना। इस कारण से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, ये भी इंक्रीज कर जाता है इस कंडीशन में। इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इंक्रीज करता है, मतलब आई जो है ये अगर इंक्रीज करता है तो जो आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट है ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट को अफेक्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे टॉपिक्स। अगर नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से देख लीजिएगा। तो चलिए यही था ग्लास स्लैब के बारे में, ये सारा चीज जो कि आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।